जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AK सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो MPPSC प्रीलिम्स 2024 ओनली न्यू टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही है, जी हाँ, जितने भी नए टॉपिक्स नए सिलेबस में ऐड हुए हैं और हमारे प्रीलिम्स में हमको तकलीफ दे सकते हैं, हमको परेशान कर सकते हैं, उन सारे नए टॉपिक्स को हम इस सीरीज में लगातार डिस्कस कर रहे हैं। और ये इस सीरीज का दोस्तों लेक्चर नंबर है 10। आप वहां पर जो है देखिएगा। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं? प्रोग्रेस ऑफ मध्य प्रदेश इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हिंदी में भी एक बार मैं आपके लिए दोहराता हूं, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। ये इस पूरे टॉपिक का नाम है। यहां पर टॉपिक को मैंने टू द पॉइंट शॉर्ट में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश और सतत विकास लक्ष्य। बेसिकली मध्य प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्य में क्या प्रगति हासिल की है, क्या प्रोग्रेस हासिल करी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर पहला तो ओपन करता ही हूं, लेकिन उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा। यूनिट नंबर 6 का ये टॉपिक है, आप सभी जानते हैं। MCQs पर स्ट्रिक्टली मैं फोकस करूंगा, और इससे पहले भी मैंने यूनिट 6 के टॉपिक्स, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उनको कवर करें। इन शॉर्ट ये 10वें नंबर का लेक्चर है। इससे पहले के 9 लेक्चर आपको टकाटक तरीके से कंप्लीट करके रखने हैं, आपको फुल क्लैरिटी आएगी। दोस्तों, मैं आपके साथ एक चीज यहां पर शेयर करना चाहता हूं, और वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले ये स्लाइड ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले तो आप आराम से इत्मीनान से इस स्लाइड को देख लीजिए कि ये स्लाइड आपको यहां पर फिलहाल जानकारी क्या क्या उपलब्ध करवा रही है। उसको पहले फटाक से आप यहां पर चेकआउट करिए। MPPSC प्रीलिम्स 2024 न्यू टॉपिक्स सीरीज, बिल्कुल सही। सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है। टॉपिक कौन सा है? प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय MP, मध्य प्रदेश की सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति। अब दोस्तों सुनिए, जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज अ टीचर मेरे लिए जो आसान चीज है वो ये है कि मैं कोई सा भी प्रीलिम्स का टॉपिक, जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो टॉपिक उठाऊं और उसका जो थ्योरी पोर्शन है उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ा दूं, और जो कि किसी टॉपिक में जरूरी होता भी है। जहां पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, वहां पर मैंने इस सीरीज में कई जगह आपको एक डेढ़ घंटे का लेक्चर देके पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, और उसके बाद फिर उसके MCQs करवाए। लेकिन दोस्तों, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है ना एज अ टीचर, वो है रिसर्च करना। यानी कि लेक्चर पढ़ाने से पहले, कंटेंट बनाने से पहले एक सटीक रिसर्च करना, ताकि सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है हम बिल्कुल उसी पे फोकस करें, ना कि दाएं और बाएं। अन्यथा फिर बच्चे के मन में या किसी भी एस्पिरेंट के मन में ये सवाल आता है कि अरे यार, टॉपिक सिलेबस में लिखा है ये और पढ़ाया जा रहा है कुछ और। भाई, हमको वो चीज पे फोकस करना है जो सटीक उस टॉपिक में से उठा के वो एग्जाम में देगा, और यही है सिलेबस का सही एनालिसिस। जैसे कि इस टॉपिक के अंदर समझिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जंप कर जाएं वो मतलब की चीज नहीं है। उससे फिर आप क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना नहीं सीख पाओगे कि क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है। अब एक दफा इस हेडिंग को ध्यान से देखो। हमारा क्या फोकस यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं ये समझने पर होना चाहिए क्या? जी नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, उनके नाम पता है, उनकी संख्या पता है, इतना काफी है कि टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। इनको 2015 में लॉन्च किया गया था। इनको हासिल करने का अंतिम वर्ष है 2030, यानी कि 15 वर्षों के लिए 2015 से लेके 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे वर्ल्ड लेवल पर फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। SDG से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चलते थे, जिनको हम MDGs कहते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब वो नहीं चलते, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलते हैं। इतना बेसिक मैंने आपको बताया, इतना काफी होना चाहिए इसको समझने के लिए, बिकॉज ये टॉपिक आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इस टॉपिक पे उन्होंने पूरा फोकस काय पे किया है? उन्होंने पूरा फोकस किया है प्रोग्रेस। बताओ भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं वो हमें नहीं पूछना, हमें तो आप प्रोग्रेस बताओ। किसकी प्रोग्रेस बताओ? किसकी प्रोग्रेस बताओ? MP की प्रोग्रेस बताओ कि मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस कितनी हुई है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। यानी कि हमारा हर एक प्रश्न मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन तीनों चीजों पर टारगेट होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आजू बाजू दाएं बाएं का नहीं होना चाहिए, वो फिर आउट ऑफ द सिलेबस बात हो जाएगी और उसमें तो फिर कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, वो अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात हो गई। ठीक है, आइए अब उसी तर्ज पर आज का हम पहला क्वेश्चन जो है यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हु हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू ट्रैक प्रोग्रेस टूवर्ड्स मीटिंग एसडीजीज। यानी कि भारत में, पूरे इंडिया में वो कौन सा ऐसा शहर है जिसने इस बात की पहल करी है कि वो पता लगा सके कि हमने एसडीजीज में, सतत विकास लक्ष्यों में आखिर कितनी प्रोग्रेस कर पाए हैं हम। तो दोस्तों वो एकमात्र भारत का जो शहर है उसका नाम है भोपाल। पूरे इंडिया का एकमात्र ऐसा सिटी है भोपाल जिसने भारत में सबसे पहली बार अपनी प्रोग्रेस चेक करी है। और अपनी प्रोग्रेस काय में चेक करी है कि कितने बेहतर तरीके से उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति करने का, प्रोग्रेस करने का प्रयास किया है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना सटीक था। ये लेक्चर शुरू करने के लिए इससे बेहतर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। एमपी का जिक्र आ गया, ठीक है, प्रोग्रेस का जिक्र आ गया, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जिक्र आ गया, और हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो इन्हीं 3 शब्दों पर ही तो फोकस कर रहा है। आप खुद सोचिए। ठीक है, मैं एक दफा अपने फोन में आंसर की भी जो है दोस्तों ओपन कर लेता हूं ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या यहां पर ना आए। ठीक है, आंसर की को भी मैं ओपन कर लेता हूं इधर, 1 मिनट आप रुकिएगा। चलिए अब एक एक करके हम यहां पर प्रश्नों को देखते चलते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया, भोपाल इसका आंसर था। अब उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले मैंने यहां पर जो हमारे दुनिया भर में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉलो किए जा रहे हैं उनका फोटो यहां पर लगा दिया है। अब दोस्तों आप आगे वाले जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चन गरीबी से संबंधित होंगे, कुछ क्वेश्चन स्वास्थ्य से संबंधित होंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना वाले क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, है ना, और कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन क्लाइमेट के भी क्वेश्चन उसमें आएंगे, क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन भी उसमें आएंगे। तो आप ये सारे नाम एक दफा देख लो और आगे जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सटीकता से हमने उनको पकड़ा है और बहुत समय खर्च किया है। स्टूडेंट की अक्सर ये मुझसे शिकायत रहती है कि सर आप धड़ाधड़ लेक्चर क्यों नहीं डाल पाते। बिकॉज यार देखो कंटेंट प्रिपरेशन का काम मैं ही कर रहा हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है जिसको मैं 5, 6, 8, 10 लोगों को बिठा के उनसे काम करवाऊँ। तो मुझे पूरा पहले स्टडी अपने लेवल पे करना होता है, और जब मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ कि जी हाँ ये सिलेबस से सटीक कंटेंट मैच कर रहा है, इसमें समय की कोई बर्बादी नहीं है और कोई भी ऑफ द टॉपिक बात नहीं है, तभी फिर वो लेक्चर आपके सामने जो है आता है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखो गरीबी हटाना ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ही हिस्सा है, पॉवर्टी को हटाना। तो यहां पर मैंने आपका एक क्वेश्चन तैयार किया है, आपको डीपीआईपी का फुल फॉर्म बताना है विद रेफरेंस टू पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। यानी कि गरीबी को हटाने वाले जो कार्यक्रम होते हैं उन्हीं के संदर्भ में एक शब्द है डीपीआईपी, जिसका फुल फॉर्म आपको बताना है। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, अब इसका इंग्लिश में ही फुल फॉर्म आएगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्रेस इन पॉवर्टी, ये भी सुनने में अच्छा सा लग रहा है, डेमोग्राफिक पॉवर्टी इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, या फिर डिटेल्ड पॉवर्टी इंप्लिसिट प्रोग्राम। अब दोस्तों बड़ी मेहनत करिए गलत ऑप्शंस को भी डिजाइन करने में ताकि वो आपको बड़े सरल से लगे, है ना। एक दफा तो पढ़ के मैं ही खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई ये कौन सा वाला मैंने जो है इसमें गलत डिजाइन किया था। बट यस कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर हमारे सामने है दोस्तों। डीपीआईपी का जो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कि किसी भी जिले में गरीबी को हटाने के लिए हमने क्या पहल उठाई है, क्या इनिशिएटिव लिया है, और वो पहल हमने किसी ना किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से उठाई है। तो जब भी हम
अलग अलग जिले में अलग अलग प्रोजेक्ट चलाते हैं गरीबी को हटाने के लिए, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को क्या बोला जाता है, डीपीआईपी जो है उनको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं और गरीबी हटाने का वो काम करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। और ये मैंने जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहां पर उन्होंने क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पूरी वेबसाइट डिजाइन करी है। आपने देखा था एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक गोल ये भी था क्लाइमेट एक्शन, कि जलवायु परिवर्तन इतनी भयंकर तरीके से हो रहा है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, पानी कम हो रहा है, हवा गंदी हो रही है और दिस एंड दैट। तो ये मैंने एमपी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट से निकाला है। उस वेबसाइट का नाम क्या है वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सुनना। मध्य प्रदेश के पास टोटल जल भंडार कितना है, मतलब कितने वाटर का, कितने जल का स्टॉक बना के रखा है, भंडार बना के रखा है मध्य प्रदेश ने। तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं, जहां पर भी एमसीएम लिखा है, एमसीएम का मतलब होता है मिलियन क्यूबिक मीटर, मिलियन क्यूबिक मीटर। पानी की बहुत बड़ी संख्या को हम मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि मिलियन घन मीटर में नापते हैं। तो आपको बताना है कि कितना जल का भंडारण हमने मध्य प्रदेश ने करके रखा है। क्या 10,000 एमसीएम है, क्या 15,000 एमसीएम वाटर स्टॉक करके रखा है, क्या 20,000 एमसीएम वाटर स्टॉक करके रखा है, या फिर 30,000 एमसीएम का वाटर स्टॉक करके रखा है। तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश ने टोटल जल भंडार यानी कि टोटल वाटर स्टॉक 15,000 मिलियन क्यूबिक मीटर बना के अपने पास रखा हुआ है, ताकि आवश्यकता के टाइम पर पानी की किसी को कमी ना हो सके। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, क्या कहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके आओ ठीक है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर मैं ऊर्जा क्षमता को देखूं यानी कि एनर्जी कैपेसिटी को देखूं, तो टोटल एनर्जी कैपेसिटी जो चालू अवस्था में है वो मध्य प्रदेश के पास कितनी है, मतलब मध्य प्रदेश कितनी ऊर्जा बना सकता है, और रनिंग में मतलब चालू सिचुएशन में कितनी बना सकता है। लगभग 15,000 मेगावाट, 18,000 मेगावाट, 21,000 मेगावाट, या फिर लगभग 25,000 मेगावाट। तो दोस्तों मेरे अनुसार इसका आंसर नंबर डी होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर नंबर है वो डी है, यानी कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में टोटल कितनी ऊर्जा क्षमता है, तो 25,000 मेगावाट की एनर्जी कैपेसिटी है। मतलब इतना मध्य प्रदेश एट एनी टाइम एट एनी डे 25,000 मेगावाट ऊर्जा बना सकता है। ठीक है, अब ये देखो, पानी, ऊर्जा, गरीबी, जलवायु, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो लिस्ट है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो उसी संदर्भ में डायरेक्टली हमको पूरा टारगेट काय पे करना है कि एमपी ने कहां कहां प्रोग्रेस करी है, एमपी ने कितना पानी बचा लिया है, एमपी ने ऊर्जा की जरूरत को देखते हुए कितनी ऊर्जा क्षमता अपने अंदर बनाई है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप देखो, ये बहुत, मैं आपको शायद मैं पता नहीं मैं कितनी अपने दिल से आपके दिल तक मैं इस बात को कितनी बेहतरीन तरीके से पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन आप उस चीज की वैल्यू समझिए कि आपको अंधाधुंध कोई भी आड़ा टेढ़ा कंटेंट या ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टॉपिक लगातार उसी बात को कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं पढ़ने, उसके अंदर मध्य प्रदेश की प्रगति को आपको देखना है। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी महत्वता के ऊपर और जोर नहीं दूंगा, इस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी काफी जोर दे दिया है, और फर्ज बनता है मेरा कि आपको मैं वो पहचान उसकी दिलवा सकूं। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, मैंने जहां से पिछले 2 क्वेश्चन उठाए हैं ना, कि मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के पास कुल ऊर्जा क्षमता कितनी है, एनर्जी कैपेसिटी, या वाटर स्टॉक कितना बना के रखा है एमपी ने, तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक वेबसाइट से उठाए थे।
अब ये वेबसाइट किससे संबंधित है? ये वेबसाइट क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन सुनो, विच प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय एमपी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नॉलेज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज? हिंदी में सुनो, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ज्ञान प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? यहां पर प्लेटफॉर्म का मतलब है दोस्तों वेबसाइट से। कौन सी वेबसाइट विकसित करी है जिसके माध्यम से क्लाइमेट चेंज को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार हर व्यक्ति तक नॉलेज पहुंचा सके? और बहुत ही अच्छी वेबसाइट इन्होंने बना के रखी है। अब उसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है CCPMP। MP दिख रहा है, CC मतलब क्लाइमेट चेंज दिख रहा है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। MPCCKP, यहां पर भी MP और यहां पर भी क्लाइमेट चेंज दिख रहा है, ये भी हो सकता है। SKMCCCC, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्लाइमेट चेंज यहां पर भी कुछ दिख रहा है। यहां पर क्या है, GSKMCCCC, यहां पर भी क्लाइमेट चेंज दिख रहा है। तो ऑप्शंस आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग डिजाइन किए गए हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इस वेबसाइट का जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर C। एक्सक्यूज मी। अब इसका पूरा नाम सुनो, इसका पूरा नाम क्या है? स्टेट नॉलेज सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि स्टेट ने एक नॉलेज का मैनेजमेंट सेंटर बनाया है जिसके द्वारा आपको किसकी नॉलेज मिलेगी? क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन की नॉलेज मिलेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सुनिएगा। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके हिसाब से देखो ये क्या बोलता है, ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो कितनी है? और यहां पर जो रैंक पूछी जा रही है ये सारे के सारे 28 राज्यों को और 8 यूनियन टेरिटरीज को कंबाइन करके पूछी जा रही है। मतलब 28 + 8 36। तो आउट ऑफ 36 ये रैंक जो है पूछी जा रही है। अब आप कहोगे सर इस पे इतना जोर काय को दे रहे हो 28 + 8? बिकॉज कई सारी वेबसाइट्स पे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर, इंडिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर, MP की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर जब ये लोग रैंकिंग रिलीज करते हैं तो कुछ इस प्रकार रिलीज करते हैं। कभी केवल राज्यों की रैंकिंग देते हैं, कभी तो 28 राज्यों के अंदर भी एक कैटेगरी बना देते हैं बिग स्टेट्स। अब वो बिग स्टेट्स क्या है? तो 28 में से शुरू के 18 स्टेट्स उठा लेते हैं, उनको बिग स्टेट्स बोलते हैं। इसीलिए यहां पर मेरा इस बात पे जोर देना जरूरी है कि ये जो रैंक मध्य प्रदेश की निकल के आ रही है ये 28 + 8 यानी कि आउट ऑफ 36 रैंक जो है ये आ रही है। किसके मामले में? स्वच्छ जल और स्वच्छता के मामले में। अब आपको पता है कि इंदौर बहुत बेहतरीन काम करता है, लेकिन इंदौर बेहतरीन काम करता है उसके चलते पूरा MP तो टॉप मार नहीं जाएगा। तो MP की क्या रैंक है? 2nd है, 8th है, 10th है या 14th है? तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो है 8th रैंक। जी हाँ, ओवरऑल अगर आप स्टेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो पूरे मध्य प्रदेश की स्वच्छ जल और स्वच्छता में जो रैंकिंग है वो कितनी रैंकिंग है? वो 8वीं रैंकिंग है। तो 6th का आपका B ऑप्शन है बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, क्योंकि स्वच्छ जल, स्वच्छता ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ही तो पार्ट है, तो उसमें हमने क्या प्रगति करी है, उसमें हमने मध्य प्रदेश ने क्या हासिल किया है, तो वो तो रैंक के जरिए तो सबसे बेहतर साबित होता है। इसीलिए रैंक वाले क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखो, मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पढ़ाया था इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम अधोसंरचना कहते हैं या आधारभूत संरचना कहते हैं। तो किसी भी राज्य के अंदर जितने भी असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी आवश्यक अधोसंरचना होनी चाहिए, उसके अनुसार मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो कितनी है। अब यहां पर जब आपसे MP की रैंक पूछी जा रही है तो क्या मैंने कहीं भी ऐसा लिखा है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के? नहीं। तो जहां पर मैंने नहीं लिखा है तो वहां पर बाय डिफॉल्ट आप समझ जाइए
कि यहां पर ओनली स्टेट्स की बात हो रही है। ओनली किसकी बात हो रही है? स्टेट्स की। यानी कि ये जो रैंकिंग है ये आउट ऑफ 28 स्टेट्स जो है रैंकिंग है। तो इसमें हमको देखना है कि मध्य प्रदेश ने कितनी रैंक जो है हासिल करी है। तो दोस्तों एमपी ने जो रैंक हासिल करी है वो 14th रैंक हासिल करी है। तो स्वच्छ जल और स्वच्छता इसमें 8वीं हासिल करी है और असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में 14th रैंक हासिल करी है। तो ये हमारे राज्य की प्रगति के बारे में लगातार हमको बता रहा है। जितनी अच्छी हमारी रैंक होगी उतना बेहतर हमारी प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, मैं फोन अपने हाथ में ही ले लेता हूं नहीं तो मेरी गर्दन जो है टेढ़ी हो जाएगी पूरी। यहां से देख के क्या है थोड़ा रेफरेंस रहता है, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बाय डिफॉल्ट इधर का उधर मैंने टिक लगा दिया, ए का बी में लगा दिया, बिकॉज रैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ध्यान से इसमें काम करना पड़ता है। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो आराम से। स्टेट वाइज रैंक बतानी है आपको इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी। तो देखो मैंने यहां पे साफ लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेश शामिल करने हैं। तो 28 तो आपके राज्य हो गए और 8 आपकी यूनियन टेरिटरी। तो अब जो रैंक आएगी आउट ऑफ 36 आएगी। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एसडीजी के रेफरेंस में, क्योंकि मानव विकास की बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नजरिए से, तो मध्य प्रदेश ने क्या रैंक हासिल करी है पूरे भारत में? आउट ऑफ 36। तो दोस्तों इसका जो आंसर है यहां पर बहुत ही खराब परिस्थिति है। जी हां, बहुत ही खराब परिस्थिति है और आंसर है 32। बाप रे बाप। और ये 32 रैंक कहां से आई है? आउट ऑफ 36। तो मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित मध्य प्रदेश की रैंक 32 है। भैया एक बार लो आपके सामने फिर देख लेता हूं, 8th का डी ही है भैया, डी ही है। 4 बार क्रॉस कंफर्म करके मैं अपनी फाइनल आंसर की रेडी करता हूं, तो इसका डी है और जान के बड़ा ही दुख हो रहा है, 32वीं रैंक है। आप समझिए कितनी खराब परिस्थिति में है हमारा राज्य मानव विकास के मामले में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे देखते हैं। वापस से आपको मध्य प्रदेश की स्टेट वाइज रैंक बतानी है। अब की बार भी यूनियन टेरिटरीज को शामिल करना है, तो यानी कि आउट ऑफ 36 रैंक आएगी। अब किस चीज में रैंक पूछ रहा है? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, यानी कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में, मतलब समाज की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, एज अ सोसाइटी कितना ग्रो कर रहा है मध्य प्रदेश। तो पूरा क्वेश्चन, मैं तो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ता हूं, आप पूरा क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो दोस्त सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के मुताबिक, अरे बाप रे, जब मानव विकास ही अच्छा नहीं हो रहा तो सामाजिक प्रगति कैसे अच्छी हो जाएगी? दोनों के बीच में कनेक्शन है कि नहीं, आप मुझे खुद बताओ। ह्यूमन डेवलपमेंट हो नहीं रहा और सोसाइटी प्रोग्रेस हो जाएगी? संभव ही नहीं है। तो जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारी हालत खराब थी, यहां हमारी हालत और भी ज्यादा खराब है। यानी कि मध्य प्रदेश की सामाजिक प्रगति सूचकांक में जो रैंक है वो है 33 आउट ऑफ 36। वाह भैया वाह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश ने क्या प्रोग्रेस करी है सतत विकास लक्ष्यों में। यहां पर भी वापस से स्टेट वाइज रैंक आपसे पूछी जा रही है और यहां पर भी इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज है, मतलब जो रैंक आएगी वो आउट ऑफ 36 जो है हमको मिलने वाली है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है? क्राइम रेट। बाप रे बाप। चलो मन में मुझे एक बार सोच के बताओ, क्राइम रेट में जितनी रैंक ऊपर है उतना अच्छा है या जितनी रैंक नीचे है उतना अच्छा है? सोच के देखो, सोचोगे तो जवाब मिलेगा। क्राइम रेट में जितने ज्यादा टॉप 10 में आओगे उतना आपके लिए खराब है, क्योंकि ये क्राइम रेट की बात हो रही है कि आपके राज्य में अपराध कितना है। तो इसमें तो प्रयास करो कि भैया नीचे से नीचे ही रहो। जितना ज्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे देखोगे मतलब तुम्हारे यहां अपराध का दर बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम टॉप कैटेगरी में हो। ठीक है, तो इसमें तो हमारी रैंक जितनी कम हो उतना अच्छा है ना। तो क्राइम जो रेट होता है, क्राइम रेट में हमारी रैंक जितनी डाउन रहे उतना हमारे राज्य के लिए और इसके लोगों के लिए अच्छा है। और जितनी ज्यादा क्राइम रेट में हमारी रैंक टॉप आएगी
उतना ही इस राज्य और हमारे लोगों के लिए खतरा है। तो आइए देखते हैं। और ले भैया, मैंने तो रैंक अब जाके देखी है, सारी देखो टॉप 10 में है। मतलब ये तो पता चल गया कि क्राइम रेट के मामले में आउट ऑफ 36 टॉप 10 में हम आते हैं। और सटीक सुन लो, सटीक आप जो है हम लोग आते हैं 6वें स्थान पर। वाह भाई वाह, जहां पर चाहिए वहां 32-33 पे पड़े हैं, और जहां नहीं चाहिए वहां कहां पर आ गए हैं, 6th रैंक पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये सारा जो डेटा मैंने निकाला है, ये गवर्नमेंट की जो वेरियस पब्लिकेशंस होती हैं, इनके जो प्रकाशन होते हैं वहां से निकाला है। कहीं कहीं पर 22-23 का डेटा होता है, कहीं पर 21 का डेटा होता है, लेकिन 2021 से पुराना डेटा कहीं भी नहीं होता। क्यों? कभी कभार क्या होता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे, मान के चलो वो 2023 साल का आया, क्योंकि जब साल पूरा बीत जाता है तब इकोनॉमिक सर्वे आता है। 2024 तो अभी शुरू ही हुआ है, तो अभी इसका इकोनॉमिक सर्वे तो आ नहीं जाएगा। 2023 खत्म हो चुका है तो उसका आ चुका है, और जब साल खत्म होता है तब इकोनॉमिक सर्वे आता है, और इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल की बात करता है। तो इसीलिए जो डेटा रहता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स और पब्लिकेशंस पर, वो 2021 से लेके 2023 तक का डेटा सही मान लिया जाता है एग्जाम के अनुसार। ठीक है, जितना अपडेट हो सकता है फुल अपडेट करके यहां पर आपको दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वाइज रैंक बतानी है, यूनियन टेरिटरीज को शामिल करके, यानी कि आउट ऑफ 36 जो है आपकी रैंक देखने को हमको मिलेगी। और किस मामले में? इन्वेस्टिगेशन रेट। क्या बात है, जांच दर। तो यार यहां पर तो हमें रैंक टॉप पर चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जांच दर के मामले में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में हमारा स्टेट टॉप से टॉप रैंक पर रहे। क्राइम रेट में हम कम से कम रहना चाहते हैं, लेकिन जांच दर, इन्वेस्टिगेशन के मामले में आपका स्टेट जितना बेहतर है, यह उस बात को दर्शाता है कि आपके नागरिकों के लिए कितना सोचा जाता है, कितनी तत्काल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो देख लेते हैं भैया कितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। रैंक तो सारी अच्छी नजर आ रही है, टॉप 10 रैंक है, तो मतलब ये तो अच्छी गनीमत वाली बात है कि मध्य प्रदेश में टॉप 10 के हिसाब से जांच तो होती है बढ़िया। अब देख लेते हैं एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है। तो एग्जैक्ट आंसर, अरे गजब रे गजब, जियो मेरे मध्य प्रदेश, सेकंड रैंक, बवाल मचा दिया बे। 36 में से सेकंड रैंक पर। हाँ, मुझे अब याद आ रहा है जब मैंने इसको इंटरनेट पर सर्च किया था, आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दिस, कि 36 में से दूसरी रैंक पर हम लोग आते हैं जांच दर में। लेकिन यार बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा साउंड नहीं करता? अपराध है हमारे यहां भयंकर है, और जांच भी होती है भयंकर। तो जांच बस जांच ही हो रही है लगता है, उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, क्योंकि तुम इतनी भयंकर जांच कर रहे हो फिर भी अपराध दर तो और तेजी से बढ़ रहा है। तो मतलब जांच में कहीं ना कहीं लूप होल है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए, चलो कम से कम जांच हो रही है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। हम सेकंड रैंक पर आ रहे हैं आउट ऑफ 36, तो ये अच्छी चीज है हमारे लिए। उसके बाद देखो जरा, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। दोस्तों, जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात आती है तो वहां पर उस देश के नागरिकों का हित, उनका बेनिफिट सबसे टॉप पर रखा जाता है। तो अगर आपके देश में लॉ एंड ऑर्डर ही अच्छा नहीं है तो ना तो आपके नागरिक खुश होंगे और ना ही विदेश से किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या निवेश आपके देश में आएगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश ने कितनी प्रगति करी है लॉ एंड ऑर्डर में। तो जितनी अच्छी रैंक हो उतना बढ़िया है। तो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि 12th के हिसाब से देखें तो ज्यादा कुछ खास हमारे यहाँ हालात नहीं है। जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, 17th रैंक। और जान के आपको बड़ा दुख होगा, मैंने यहां पर कहीं भी इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी नहीं लिखा है। मतलब ये जो रैंक आप देख रहे हो ये आउट ऑफ 28 है, सिर्फ स्टेट की बात है। ये मैं आपके लिए नोट बना के लिख रहा हूं कि जहां पर मैंने स्टेट प्लस यूटी दोनों लिखा है वहां पर ही आपको रैंक आउट ऑफ 36 माननी है। जहां मैंने सिर्फ स्टेट शब्द का यूज किया है वहां पर आपको आउट ऑफ 28। तो 28 राज्यों में से हम लोग 17th रैंक पर आते हैं। किस मामले में? लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी रैंक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यार देखो, अब ये सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है नहीं, जिस वजह से क्राइम रेट बहुत ज्यादा है।
अब चूंकि क्राइम होते ही इतने ज्यादा हैं तो इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ती है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का रेट भी बहुत ज्यादा है। तीनों चीजें आपस में बहुत बरकरार तरीके से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, पूरा जोड़ दो। स्टेट वाइज रैंक वापस से पूछ रहा है, लेकिन उसके साथ यूनियन टेरिटरी शामिल करने को कह रहा है। मतलब यहां पर जो भी रैंक आएगी वो कितनी आएगी, आउट ऑफ 36 जो है अपने को रैंक देखने को मिलेगी। अब मध्य प्रदेश की रैंक तो पूछ रहा है, लेकिन किस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय करने में मध्य प्रदेश के अंदर कितनी आसानी होती है व्यापारी लोगों को। तो भैया ये तो जितनी रैंक ऊपर है उतनी अच्छी बात है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है या हमारा जो कंट्री है वहां पर व्यापार करना आसान हो, सबको लाभ हो, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हालात हैं। अच्छे हालात हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन हालात हैं। एमपी टोटल 4th रैंक पर आ रहा है, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर व्यापार करना, बिजनेस करना व्यापारियों के लिए आसान है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना आसान है। तो आउट ऑफ 36 एमपी की 4th रैंक है भैया। क्रॉस कंफर्म कर लेता हूं, 13th का ए है। जी हां बिल्कुल सही, अच्छी रैंक है, मजा आया। तो भैया इसीलिए तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश लगभग लगभग सबको फल ही जाता है, और जिसको नहीं फल पाता है शायद उसको बाद में फल जाएगा। तो लेकिन अच्छा है, अपना प्यारा जगह है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक जो है वो बढ़िया है, बेहतरीन है। मैं यार पता नहीं ना जाने अपनी ऑफलाइन में कितनी बार ये बात कह चुका हूं, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसके पास भगवान ने इतना सारा तोहफा दिया है। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र हीरा कहाँ है सबसे कीमती, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश। खनिज, मिनरल्स, कोयला, उसमें भी लगभग हम टॉप पर हैं। नदियों के मामले में उसमें भी हम नंबर 1 पर ऑलमोस्ट हैं। नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। लोकेशन के हिसाब से देखो तो हम बिल्कुल हार्ट, इंडिया के हार्ट पर हैं। जब भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, भर भर के दिया है, सोचो उसके बावजूद भी नेताओं ने किस कदर लेवल का भ्रष्टाचार फैलाया है कि क्राइम रेट हो या गलत गलत चीजों में हम सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं। शिशु मृत्यु दर, जब बच्चा 1 साल का पूरा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वो सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो आप सोचिए कि भगवान ने इतना वरदान इस राज्य को दिया है, लेकिन जो नेता हैं उन्होंने इतना लूटा है, इतना खून चूसा है इस राज्य का कि हमारे मध्य प्रदेश के बराबर कोई भी स्टेट चाय कम पानी है एमपी के सामने। नेचुरल रिसोर्सेज में एमपी को कोई मायका लाल राज्य हरा नहीं सकता है। आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, या जितने भी मैंने फैक्ट बोले हैं। बट क्रेडिट गोज टू आवर वेरी बिलवेड नेताज कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। और जनता ना जाने, भाई किसी भी पार्टी के नेता हो यार, और जनता ना जाने क्यों इतनी पगलाई रहती है। अरे जिस जगह पर रहते हो भगवान ने बिल्कुल स्वर्ग बना के भेजा है, और इन नेताओं ने पूरा नरक बना दिया है उसको, सारी खराब चीजों में टॉप पर पहुंचा दिया है। तो ये सोचने की बात है बहुत ज्यादा। आइए, मन में था तो आपके साथ सोचा कि शेयर करूं, रह नहीं पाया मैं इस बात को बोले हुए। बहुत ज्यादा वो एक मीम चलता था ना, दिल से दुख होता है यार, तो ये वही दिल से दुख होने वाली बात है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे देखें यार। आगे अगले क्वेश्चन में बोलता है कि स्टेट वाइज रैंक बताओ। अब क्या यहां पे यूनियन टेरिटरी कहीं लिखा है, नहीं, तो मतलब ये रैंक कितने में से आएगी, आउट ऑफ 28 ये रैंक आएगी। और ये रैंक क्या है, ये बेसिकली रैंक जो है एनएफएसए के द्वारा दी गई है। एनएफएसए समझते हो आप क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट। क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट, एनएफएसए। मतलब खाद्य पदार्थ संबंधित ये रैंक पूछी गई है कि फूड सिक्योरिटी कितनी ज्यादा है, खाद्य सुरक्षा कितनी ज्यादा है। जो एक होता है ना हंगर, भुखमरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शायद दूसरे नंबर पे ही वो आ जाता है, तो वो तो हमको कम से कम करना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में ज्यादा से ज्यादा फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा हो।
कम से कम लोग ऐसे सोएं जिनका पेट भी नहीं भरा हुआ है ना। तो फूड सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए। हमारी रैंक इसमें गनीमत है कि अच्छी रैंक है हमारी। तो आउट ऑफ 28 मध्य प्रदेश की जो रैंक है दोस्तों, अच्छी रैंक है। मध्य प्रदेश की जो रैंक है दोस्तों वो 6th नंबर की रैंक है। कितनी नंबर की रैंक है? 6th नंबर की रैंक है। अगर आपने इससे पहले के मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हो, 9th नंबर का आई थिंक वो लेक्चर था जब मैंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश टॉपिक को कवर किया था यूनिट नंबर 6 में। तो वहां पे हमने बताया भी था कि कैसे जो दीनदयाल रसोई योजना, अंत्योदय योजना रहती है जिसमें हम खाने की रसोइयां जो है ज्यादा से ज्यादा ओपन करते हैं, तो वो ऐसी 100 रसोइयां अभी 100 सेंटर अभी और ऐसे ओपन होने रह गए हैं। तो इस मामले में तो अपना बढ़िया काम चल रहा है। खाद्य सुरक्षा अच्छी है अपने एमपी में। 6th रैंक पर हम आ रहे हैं आउट ऑफ 28। उसके बाद दोस्तों आगे अगर हम देखें तो आगे क्या है, आगे आपसे स्टेट वाइज रैंक पूछता है। यूनियन टेरिटरी का कहीं जिक्र किया नहीं है, तो यहां पर आपको रैंक कितने में से बतानी है, आउट ऑफ 28। हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य, बड़े बड़े शब्दों में लिखा था स्वास्थ्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो बताओ भैया इसमें आपकी क्या प्रोग्रेस है, क्या रैंक आपने हासिल करी है। तो 15th का दोस्तों यहां पर आंसर है 17th। अरे नहीं, इसमें तो हमको बेकार होना ही था बॉस, क्योंकि शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब बहुत हाई हैं अपने यहां पर यार। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल अच्छी नहीं है। 2-4 प्राइवेट हॉस्पिटल खोल देने मात्र से चीजें बढ़िया नहीं होंगी। मध्य प्रदेश पूरा है, ना कि केवल 3-4 जिले से मध्य प्रदेश नहीं बनता, पूरे मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो 28 में से हम 17वीं रैंक पर पड़े हुए हैं। कौन से मामले में? स्वास्थ्य सूचकांक के मामले में। ठीक है, यहां पर पता है जो आंसर है वही कीमती नहीं है, जो क्वेश्चंस के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, उनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर स्टेट वाइज रैंक पूछता है और यूनियन टेरिटरीज को नॉट, ध्यान से पढ़ो नॉट। तो यहां पर भी रैंक कहां से निकलेगी, आउट ऑफ 28 जो है हमारी यहां पर रैंक देखने को मिलेगी। और कौन से मामले में? वैक्सीनेशन कवरेज। अरे भयंकर क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, भविष्य सुधारना है, वर्तमान सुधारना है, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। और वैक्सीनेशन, टीकाकरण कितना बेहतर है किसी भी राज्य में, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जितना बेहतर टीकाकरण है मतलब उतने बेहतर आपके हालात हैं भविष्य को देखते हुए। आप आज की पीढ़ी में बच्चों में अच्छा वैक्सीनेशन, अच्छा टीकाकरण करोगे तभी तो आपका भविष्य उज्जवल बनेगा, क्योंकि यही जो आज के बच्चे हैं वो कल के जो है नागरिक बनेंगे हमारे राज्य में। तो वैक्सीनेशन के मामले में, टीकाकरण कवरेज के मामले में हमारे एमपी की क्या रैंक है तो मैं आपको बता दूं, रैंक ओके सी है। 16th का आंसर ए है, यानी कि 14th रैंक पर आता है मध्य प्रदेश आउट ऑफ 28। मतलब ऑलमोस्ट 50% पर हमारी गाड़ी अटकी हुई है। सुधार की बहुत आवश्यकता है इसमें भी। उसके बाद दोस्तों अब ये शिक्षा संबंधित मैंने क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बिना एजुकेशन, बिना अच्छी शिक्षा के कभी पूरे हो नहीं सकते। यहां पर मैं सबसे पहले आपको एक शब्द समझा देना चाहता हूं। एक शब्द होता है प्यूपिल टीचर रेशियो, यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात। जैसे कि एक यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये 40:1 लिखा है तो इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर 40 स्टूडेंट हैं तो 40 स्टूडेंट के लिए एक टीचर उपलब्ध है। इसको कहते हैं प्यूपिल टीचर रेशियो। ठीक है, चलो अब हर स्तर पर ये अलग अलग होता है। एक हमारा प्राइमरी लेवल होता है, एक अपर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी। तो हर स्टेज ऑफ एजुकेशन पर ये जो अनुपात है, ये जो रेशियो है, ये भी बदलता है। तो हर स्टेज को मैंने अलग अलग यहाँ पे कवर किया है। सबसे पहले हम प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पे बात करेंगे, जो कि क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक होती है। तो इसमें कितना रेशियो है शिक्षक के बीच में और छात्र के बीच में? तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है वो है 24:1। और ये कौन से स्टेज पर, मतलब 24 तो हो गए आपके स्टूडेंट और उनके बदले में टीचर कितने हो गए, एक टीचर हो गए। ठीक है, तो ये रेशियो ठीक है, मतलब 24 बच्चों के लिए एक टीचर उपलब्ध है, तो मतलब अच्छा है। एक टीचर का ध्यान 24 बच्चों पे आराम से रह सकता है। तो प्राइमरी लेवल पे तो हालात अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपर प्राइमरी लेवल पे देखते हैं। अपर प्राइमरी लेवल पे क्या आ जाता है, 5वीं क्लास से आगे बढ़ो, 6th, 7th और 8th, ये अपर प्राइमरी पे आ जाता है। इसमें क्या रेशियो है छात्र का और शिक्षक का? तो 18th नंबर का मैं आपको बता दूं 17:1। ये भी दोस्तों अच्छा है, खराब नहीं है, ये भी बढ़िया है।
एक टीचर है, 17 बच्चे हैं, नॉट बैड, वेरी नाइस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आएंगे हम लोग सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब 8वीं क्लास तक तो हो गया। अब 9th और 10th इन दोनों क्लास को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक स्तर कहते हैं। इसमें क्या रेशियो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में? तो 19th का इसमें डी है, 22 बच्चों के लिए एक टीचर। ये भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है, वेरी नाइस। 22 बच्चों के लिए एक टीचर। अब हायर सेकेंडरी देखते हैं, हायर सेकेंडरी में क्या अनुपात है? तो हायर सेकेंडरी का मतलब 10वीं पास करके आ चुके हो, अब 11th करोगे, 11th करोगे और 12th करोगे। तो 11th और 12th में कितना अनुपात है? तो यहां थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अब एक टीचर को कितने बच्चे हैंडल करने पड़ेंगे? अब एक टीचर को जो है 30 बच्चे, 30 स्टूडेंट हैंडल करने पड़ेंगे। तो यहां से आपने क्या सीखा? प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, इन चारों लेवल में से सबसे ज्यादा अनुपात कहां पर है? तो सबसे ज्यादा अनुपात हायर सेकेंडरी यानी कि 11th और 12th क्लास में, जहां पर 30 बच्चों के लिए एक टीचर जो है उपलब्ध है। तो दोस्तों ये हो गया आपका आज का ये टॉपिक एंड। और मुझे बताइएगा कि क्या सच में आपको ये सीरीज लगातार पसंद आ रही है या नहीं। पूरा प्रयास है दोस्त, दिल से पूरा प्रयास है, दिल जान आत्मा सब लगा दी है इसमें अपनी, कि जो सिलेबस में शब्द लिखा है बिल्कुल उसी पे मैं स्टिक रहूं। अन्यथा आजू बाजू का कंटेंट उठा के डाल के पढ़ाना वो एक बहुत आसान चीज है, उसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती। थ्योरी की स्लाइड्स उठाओ और पढ़ाओ, फिर वहां से आप ये समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्योंकि यूनिट 6 में जितने भी टॉपिक नए जोड़े हैं वो बहुत ही ऐसे जोड़े हैं कि अगर आपने पूरा फोकस नहीं दिया उस टॉपिक को समझने में, तो आप उस टॉपिक की कुछ दूसरी ही चीज समझ के बैठ जाओगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समझ के बैठ जाओगे, एमपी के नजरिए से नहीं पढ़ोगे। यहां पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जो एमपी के नजरिए से ना हो, ठीक है। सारे पहलू इसमें आराम से हमारे कवर होते हैं। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, लेक्चर नंबर 11 में, और मैं तब उसमें आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिनको हम आईपीआर भी कहते हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस करी है। तो वहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही सटीक जो है जो वर्ड लिखा है सिलेबस में उसी पे हमारा होगा पूरा फोकस। आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको हमारा टीचिंग स्टाइल और हमारा कंटेंट क्वालिटी पसंद आता है और आपको लगता है कि जी हाँ मेहनत की जा रही है बाकायदा, तो ज़रूर हमारा ऐप जो है इंस्टॉल करिए। वहां पर अगर आपने मेंस के लेक्चर देख लिए तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ये मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं। डिट्टो ऑफलाइन के लेक्चर्स ऑनलाइन में हमारे ऑनलाइन घर बैठे सारे छात्रों को जो है प्राप्त होते हैं। तो ऐप झट से झट डाउनलोड करो और जब भी ज़रूरत लगे मेंस का कोर्स ज्वाइन करो और पूरा लुत्फ उठाइए। जय हिंद।